हम यकीन कर बैठे थे कि ये इंशाल्लाह अब नया दौर आएगा, अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन इन्होंने संजीव खा के खबी मारी है। बताया कुछ और किया कुछ है, तसल्लियां कुछ और दी और इम्प्लीमेंटेशन किसी और चीज़ की कर दी। ये बजट 100% मुतनाज़ा है, आम शहरी के लिए भी और एक्सपोर्टर के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी। बजट की तकरीर से एक दिन पहले तक वज़ीर ख़जाना साहब ने हर चीज़ बता दी, क्या बात है इस मुल्क की, उनकी जो है वो टीम की और उनके इकदामात की। सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स मुस्बत हैं, दुनिया सारी जो है वो शाबाश दे रही है, हम बहुत जल्दी एशियन टाइगर दोबारा बन जाएंगे। जिस दिन बजट तकरीर किया सारा कुछ उलट कह दिया कि सारा कुछ ही ख़राब है, मैंने इतना टैक्स अब आपसे लेना है। मतलब कौन सी बात पर खड़े हों हम? एक ही साल में हमें 31 साल पुरानी तरीकाकार जो है उससे तब्दील करके FDR के आगे ना डालें। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने सबसे पहला बयान उन्होंने दिया था, दलेर आदमी, उन्होंने कहा था कि इनको भेड़ियों के आगे ना डालें, जाहिल भेड़ियों का। आप यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगने की बात हो रही है जी, 18% टैक्स लगाया जाए। मुझे आप ये बताइए, जो टीमू है, क्या हम लोगों ने टीमू वालों से रिश्ता ले रखा है? क्यों हम लोग टीमू पर टैक्स नहीं लगाते? सियालकोट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है वो मुझे बताइए, वो इनकम टैक्स भी दे, वो सेल्स टैक्स भी दे, वो विद होल्डिंग टैक्स भी दे, और उसके बाद उस थानेदार को भी फेस करे जो आके किसी भी वक्त उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर हाथ डाल सकता है। कि एक जो ये फोन का कवर जो है चाइना के घर के अंदर बनता है, और उसी घर के अंदर जब फोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कवर की, तो उस घर के अंदर एक बैठा हुआ बेटा या बेटी उसको टीमू के ऊपर बेचते हैं, उसको अली एक्सप्रेस के ऊपर बेचते हैं, उसको ईबे के ऊपर बेचते हैं, और उसकी जो शिपिंग कॉस्ट मालूम है कितनी है? उतनी शिपिंग कॉस्ट के अंदर अमेरिका से हम अमेरिका के अंदर डिस्पैच नहीं कर सकते जितने अंदर वो चाइना से अमेरिका के अंदर डिस्पैच करता है। तो मैं ही समझता हूँ अगर हम थोड़ी सी गवर्नमेंट अपनी अयाशियां कम कर ले तो 2 डिपार्टमेंट, कोरियर डिपार्टमेंट, पाकिस्तान पोस्ट और एक्सपोर्टर्स को एंटरटेन कर ले, इनके मसाइल सुन ले, कम से कम और कुछ ना करे यार, हमारी इज्जत नफ्स पे हाथ ना मारे। और उसके बाद हमें इस साल जो तोहफा इस बजट में दिया जा रहा है कि हमने तुमसे डबल टैक्स भी ले लिया, तुम्हें बोलने नहीं हमने दिया, और अब हम तुम्हें हथकड़ियां लगाएंगे, अब हम तुम्हें जेल में डालेंगे, अब हम तुम्हें जुर्माने भी करेंगे। तो जो 37AA का कानून है, इस कानून के तहत FDR के अमले को SHO से भी ज्यादा के इख्तियारात दे दिए गए कि वो जब चाहें छापे मारें, FIR कटवाएं। अगर वो मुतमिन नहीं है, अपनी जाती तसल्ली को डिक्लेयर करते हैं कि मैं तसल्ली नहीं हुई मेरी, तो वो कारोबारी जो लोग हैं उनको, मालिकान को, उनके CFOs को, उनकी टीम को वो अरेस्ट कर सकते हैं। देखें, इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है ना, उसमें पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, वो उनका एक ही इस वक्त जो है ना वो कंक्लूजन है कि वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहे, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ नहीं चल रहे, एक्सपोर्ट को बढ़ाना नहीं चाह रहे, वो अपने तरीके से पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह चलाना चाह रहे हैं, जो मॉडल यहाँ कामयाब नहीं है। तो यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ और डायनामिक्स डिफरेंट हैं। यहाँ इसको बिज़नेस एंटरप्राइज़ की तरह चलाया जाए तो कामयाब होगा। और ये अक्रॉस पाकिस्तान सारे चैम्बर्स जो है ना और ट्रेड बॉडीज़ वो मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर। इसी वजह से हम पिछले 6-8 माह से उनके साथ अटैच थे, उनके साथ डायलॉग करते रहे, उनको रिकमेंडेशंस देते रहे, उनको हमने ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ किया, क्योंकि ही इज़ नॉट फ्राम पाकिस्तान। अच्छा, हमारा वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान से नहीं है, वो डच हैं और वो आए हैं और वो ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ नहीं है। वो बुक्स को देखकर, तो डेटा को देखकर, डिजिट्स को देखकर बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लोगों को किताबी तरीके के ऊपर ट्रीट करना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मुसाबकत नहीं रखता। यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीब है। पिछले माजी के तमाम मसाइल को अगर वो समझते हैं कि वो किताबी बातों के साथ हल करके तो वो मोल्ड कर लेंगे, तो रोबोट्स तो सॉफ्टवेयर अपडेट होकर उस पर चढ़ सकते हैं, चलते फिरते इंसान और चलते फिरते कारोबार जो है ना वो नहीं चढ़ सकते एकदम से। हर तरह से ताउन की पेशकश है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, टैक्स ज़्यादा देने के लिए ताउन है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ताउन है, नौकरियां मेंटेन करने के लिए ताउन है, और बिजनेसेस को मज़ीद इनमें इन्वेस्ट करने के लिए ताउन है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे। प्रेस साहब, कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं, 2 या 3 सजेशंस आप बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर ख़जाना को ये इमीडिएटली स्टेप्स जो हैं बिज़नेस के लिए लेने चाहिए। देखें, इस वक्त तो जो सूरत हाल है, हमारे तो अपने पुराने मुतालबात भूल गए हैं, नए मसले पैदा कर दिए गए हैं ना,
नए मसलों में इस वक्त जो 37AA का कानून है 37AA जी, अच्छा, ये क्या है? ये इस कानून के तहत FBR के अमले को SHO से भी ज़्यादा के इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो जब चाहें छापे मारें, FIR कटवाएं। अगर वो मुतमिन नहीं हैं, अपनी ज़ाती तसल्ली को डिक्लेयर करते हैं कि मैं तसल्ली नहीं हुई मेरी, तो वो कारोबारी जो लोग हैं उनको, मालिकान को, उनके CFOs को, उनकी टीम को वो अरेस्ट कर सकते हैं, पर्चे कटवा सकते हैं, उनके पीछे आने वाले को भी अरेस्ट करवा सकते हैं। लिहाजा ये जो बात है, जो टैक्स दे रहा है और जो टैक्स मज़ीद जिससे आप लेना चाह रहे हैं, चाहे आप दोस्त से लेना चाह रहे हैं, उसके साथ आप फिर एक वो तड़ी वाला तरीक़ाकार इख्तियार करना, और यानी इसको मैं क्या कहूँ, मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस के साथ आप टैक्स पेयर को कहें कि मैं तुमसे ज़्यादा टैक्स भी लूँगा और फिर अगर मैं मुतमिन ना हुआ तो मैं तुम्हें जेल में भी डाल दूँगा, 5 साल कैद दे दूँगा या 10 साल कैद दे दूँगा, और तुम कर कुछ नहीं सकते। तुम्हें जुर्माना 1 करोड़ का करूँ या 50 लाख का करूँ, ये मेरी सवाबदीदा, मेरी सेटिस्फेक्शन पे है। यानी ये कौन सा पाकिस्तान है? ये हम पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव्स को परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बजट को तो छोड़ दें, इससे पिछले बजट पे आ जाएं, वहाँ से शुरू करते हैं। 2024-25 के बजट में ही आपके उड़ान पाकिस्तान के ख्वाब जो आपने इस साल पेश किया, उसको पिछले साल ही नज़र लग गई थी। पता था ब्यूरोक्रेसी को या इन लोगों को जो पाकिस्तान को नहीं आगे देखना चाहते बढ़ता हुआ, उनको पता था कि आप ये काम करने जा रहे हैं, आप इकॉनमी सीधी करने चाह रहे हैं, आप मुल्क को नई एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, आप कर्जा उतारना चाह रहे हैं, आप IMF का अगला प्रोग्राम नहीं लेना चाहते। उससे पहले ही पिछले बजट में 2024-25 में ही एक फिक्स टैक्स रिजीम को, फाइनल टैक्स रिजीम को चेंज करके नई टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करा दी गई, जिसने इस 30 जून को जिसका इतलाक होना था, 1 साल उसको कंटिन्यू रखा। उसके तहत डबल टैक्स लिया एक्सपोर्टर से। 2023-24 के मुकाबले में 24-25 में 100% इजाफी टैक्स वसूल चुके हैं, यकम जुलाई 24 से ऑनवर्ड अभी तक। और उसके बाद हमें इस साल जो तोहफा इस बजट में दिया जा रहा है कि हमने तुमसे डबल टैक्स भी ले लिया, तुम्हें बोलने नहीं हमने दिया, और अब हम तुम्हें हथकड़ियाँ लगाएंगे, अब हम तुम्हें जेल में डालेंगे, अब हम तुम्हें जुर्माने भी करेंगे। कहाँ, कौन सा ऐसा दुनिया का मुल्क है जिसमें आपने 100% टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स इंक्रीज़ किया, वसूल किया, और उसके बाद आप तोहफे में धमकियाँ देते हैं, आप कहते हैं कि हम आपको जेलों में डालेंगे। मेरे अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती आवाज़ नहीं है, ये बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ है, ये मेरे 26,000 मेंबर्स की आवाज़ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, सबकी आवाज़ है। अगर मैं ये जज्बात का इजहार नहीं करता तो लोग मेरे दरवाजे पर रोज़ाना आके मुझे पूछते हैं, जी आप बात क्यों नहीं करते, आप बोलते क्यों नहीं? तो मैं उनको क्या बताऊं कि मैं खौफज़दा हूँ, ज़ाती तौर पे खौफज़दा हूँ कि मुझे जेल में डाल देंगे, मेरे पे पर्चा कट जाएगा, या मुझे किसी का टेलीफोन आ जाएगा। मुझे ये बताएं, मैं यहाँ बैठकर, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जब गवर्नमेंट के लिए इन 26,000 एक्सपोर्टर्स को मैं रोक के बैठा हूँ, तो मुझे मेरी बात को सुनना चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें हमेशा मुलाकात के लिए एंटरटेन किया, उन्होंने हमें सुना, हमें तसल्लियाँ दी, उनकी काबीना के वज़ीरों ने, अहम वज़रा ने, एहसन इकबाल साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, परवेज़ मलिक साहब के बेटे अली परवेज़ मलिक साहब ने, हारून अख्तर अब्दुर्रहमान साहब ने, और भी मुतअद्दिद लोगों ने हमें मुस्बत जवाबात दिए हैं थ्रू आउट, जब भी हमारी इंटरेक्शन हुई है मुतालबात के लिए और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारा डायलॉग अपने सामने उनके साथ करवाया, और फिर हमें आखिर में कहा कि आपकी सिफारिशात गुजारिशात को अगले बजट का हिस्सा बनाया जाएगा, आप बेफिक्र हैं। और ये सारा टाइम गेन होने के बाद आखिर में आकर बेबसी, हम वज़ीर-ए-आज़म साहब को 10-10 लाख रुपए का इश्तिहार दे रहे हैं कि हमें टेलीफोन का जवाब नहीं मिल रहा तो अखबार ही पढ़ लें कि हम मुलाकात के मुंतज़र हैं, एक आखिरी मुलाकात के मुंतज़र हैं। हमने जो है प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है मैसेजेस दिए हैं, हमने वज़रा को कॉलें की हैं, मैसेजेस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमें मुलाकात के लिए कहा भी गया कि आपको फ़ौरन बुलाते हैं, जल्दी बुलाते हैं, लेकिन ये पिछले 8 दिन जो हैं वो इसी तरह कश्मकश में खिलाया जा रहा है, और खिलाने के बाद आखिरकार मुलाकात नहीं करवाई गई और बजट जो है फ़ाइनल हो गया।
तो ये इसको क्या कहें हम? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब बेबस हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद से शाहिद जो है इन सारे प्रोसेस का हिस्सा बन गए? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं प्रो गवर्नमेंट इंसान हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और इनकी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं और बड़ी बेहतरी की है, तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े सिंसियर हैं, पूरी टीम एफर्ट कर रही है, नज़र आ रही है। लेकिन ये एक काम ऐसा कर दिया है कि आपने सारे के सारे बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान को चोक कर दिया। हम अगर कहते हैं जी 2000-2500 कंपनी सियालकोट से दुबई में और मुख्तलिफ ममालिक में रजिस्टर हो गई है, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो, आप गलत कह रहे हैं। ठीक है भाई, आप आने वाले 6 महीने में देख लीजिएगा सियालकोट की एक्सपोर्ट बढ़ती है या कम होती है। आप देख लीजिएगा कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो पैसा बिजनेस में डालता है या नहीं डालता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो भूल ही जाए ना। जब अंदर का कारोबारी ही सरापा एहतजाज है तो बाहर वाला कैसे आएगा? वो क्या वो नहीं सुन रहा? वो हमसे ज़्यादा विजिलेंट है। वो हकायक देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, फिर पैसा फेंकते हैं किसी जगह। बजट की तकरीर से एक दिन पहले तक वज़ीर ख़जाना साहब ने हर चीज़ बता दी। क्या बात है इस मुल्क की और उनकी जो है वो टीम की और उनके इकदामात की। सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स मुस्बत हैं, दुनिया सारी जो है वो शाबाश दे रही है। हम बहुत जल्दी एशियन टाइगर दोबारा बन जाएंगे। जिस दिन बजट तकरीर की है सारा कुछ ही उलट कह दिया कि सारा कुछ ही ख़राब है, मैंने इतना टैक्स अब आपसे लेना है। मतलब कौन सी बात पर खड़े हों हम? अगर इतने हाई लेवल पर एक रात के बाद दूसरी बात बिल्कुल उलट होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं शेक होता। ऑलराइट जी, ये कहना था प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और ये मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए और हर उस शख्स के लिए जो समझता है इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर चलना है, हमने भिखारी नहीं रहना है ना, ये उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। कि आप ये देखिए, आपने एक्सपोर्टर के पास इज्जत नफ्स के अलावा क्या होता है? आपने उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर ही हाथ डाल दिया कि एक जो है वो थानेदार आए और थानेदार आके उसको कहे कि मेरी बुक्स चेक कराओ अपनी, और बुक्स चेक कराने के बाद वो जो सा मर्जी चाहे उसके ऊपर पर्चा दे दे। और भाई ऐसे तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, ऐसे तो अमेरिका के अंदर भी नहीं होता, वहां पर भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जो वज़ीर ख़जाना हमने यूरोप से इंपोर्ट किए हैं, आप एक काम कीजिए, आपने JF-17 चाइना से मिलकर बनाया ना यार, एक चाइनीज़ जो है ना आप वज़ीर ख़जाना, और एक चाइनीज़ जो है ना आप वो भी इंपोर्ट कर लीजिए। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं बचता जिसके पास वो फार्मूला हो जिससे ये मुल्क तरक्की कर सके। सिंपल सी बात है, हमारा नेबर मुल्क है, उसने पूरी दुनिया की मुल्क की इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद करवा दी, बाशमूल पाकिस्तान के। आप यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगने की बात हो रही है जी, 18% टैक्स लगाया जाए। मुझे आप ये बताइए, जो टीमू है, क्या हम लोगों ने टीमू वालों से रिश्ता ले रखा है? क्यों हम लोग टीमू पर टैक्स नहीं लगाते? सियालकोट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है वो मुझे बताइए, वो इनकम टैक्स भी दे, वो सेल्स टैक्स भी दे, वो विद होल्डिंग टैक्स भी दे, और उसके बाद उस थानेदार को भी फेस करे जो आके किसी भी वक्त उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर हाथ डाल सकता है। और हम लोग उसके बाद ये ज्यूम करें गवर्नमेंट कि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे और टैक्स भी देंगे। सर ऐसे नहीं हो सकता है। खुदारा आप होश के नाखून लीजिए। कब तक IMF और IMF के जो यहाँ पर पे रोल के ऊपर जो हम लोगों ने एजेंट बैठा रखे हैं, उनकी दी हुई पॉलिसियों के मुताबिक ये मुल्क चलाते रहेंगे? मैं माना एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ भाई, ये बात है प्रेसिडेंट ऑफ जो है चैम्बर, सियालकोट के चैम्बर के प्रेसिडेंट जो है वो बोल रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बेस्ट चैम्बर है, सबसे ऑर्गेनाइज चैम्बर है, जिसके जो मेंबर्स हैं वो ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और कॉटेज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शायद के किसी के कान के ऊपर कोई जूं रेंग जाए। चाइनीज़ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर वो चीज़ बाय कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। अमेरिका की बहुत सारी जो पोर्ट्स हैं वो चाइनीज़ ओन करते हैं, ताकि अगर कोई चाइनीज़ कंटेनर चाइना से निकलता है और अमेरिकन पोर्ट के ऊपर लगता है, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन जर्मन कंटेनर लगता है, इंडियन कंटेनर लगता है, पाकिस्तानी कंटेनर लगता है उसी पोर्ट के ऊपर, तो उसको वो ड्यूटी देनी पड़ती है। ये है उनका मॉडल।
उन्होंने अपनी चाइना जो पोस्ट ऑफिस है उसको एब्सोल्युटली सब्सिडाइज कर लिया हुआ है कि एक जो ये फोन का कवर जो है चाइना के घर के अंदर बनता है और उसी घर के अंदर जब फोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कवर की, तो उस घर के अंदर एक बैठा हुआ बेटा या बेटी उसको टीमू के ऊपर बेचते हैं, उसको अली एक्सप्रेस के ऊपर बेचते हैं, उसको ईबे के ऊपर बेचते हैं, और उसकी जो शिपिंग कॉस्ट मालूम है कितनी है? उतनी शिपिंग कॉस्ट के अंदर अमेरिका से हम अमेरिका के अंदर डिस्पैच नहीं कर सकते जितने अंदर वो चाइना से अमेरिका के अंदर डिस्पैच करता है। तो मैं ही समझता हूं अगर हम थोड़ी सी गवर्नमेंट अपनी अयाशियां कम कर ले तो 2 डिपार्टमेंट्स, कोरियर डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान पोस्ट और एक्सपोर्टर्स को एंटरटेन कर ले, इनके मसाइल सुन ले, कम से कम और कुछ ना करे यार, हमारी इज्जत नफ्स पे हाथ ना डालो। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे असल में जो मुतालबे थे वो मुख्तलिफ थे। ये जो अभी हमने जिस पॉइंट पे डिस्कस किया, ये एक नई कह लें कि रुकावट और नया एक इशू क्रिएट किया गया इस बजट से पहले। जो हमारे असल मुतालबे थे, गुजारिशात थी, वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए, नई जॉब्स क्रिएट करने के लिए और नए इन्वेस्टर को, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर को इनकरेज करने के लिए थे। वो था कि 31 साल से हम फाइनल टैक्स रिजीम के साथ टैक्सेशन दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान। उस रिजीम के तहत हमारी जितनी भी पेमेंट्स बाहर से आती थी वो 1 जुलाई से ही उसमें से 1% स्ट्रेट अवे कटना शुरू हो जाते थे। इन्होंने पिछले बजट में 23-24 के बजट में इन्होंने 2% कर दिया, उसको 1% उसी तरह रहने दिया फाइनल फिक्स, और 1% एडवांस लेना शुरू कर दिया। हमने टोटल पेमेंट के ऊपर 2% विच हैज़ 8% इफेक्ट ऑन आवर प्रॉफिट। ये बड़ा जुल्म है, लेकिन हमने पाकिस्तान की खातिर तमाम एक्सपोर्टर्स ने हमने यूनानिमसली डिसाइड किया कि यार मुल्क मुश्किल हालात से गुजरा है। हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब का एतबार किया और हमने सोचा कि अल्लाह करे कि ये पैसे ख़जाने में जाएं और ख़जाने में हमारे कर्ज़ों को उतारने के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो। तो हमने इस स्पिरिट के साथ वो 2% कटवाना शुरू किया। ये हमें वो 2% वापस, 2% में से 1% वापस करना चाहते हैं। वो एडवांस है और एडजस्टेबल है। हमने इनको कहा कि आप हमें वो वापस ना करें, ठीक है। अगर आप 50% इजाफे के साथ टैक्स लेकर इस साल क्लोज नहीं करना चाहते टैक्स रिटर्न्स को, तो आप 100% ज़्यादा जो लिया उसी पे क्लोज कर दें। हम ज़्यादा टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही साल में हमें 31 साल पुरानी तरीकाकार जो है उससे तब्दील करके FBR के आगे ना डालें। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने सबसे पहला बयान उन्होंने दिया था, दिलेर आदमी, उन्होंने कहा था कि इनको भेड़ियों के आगे ना डालें, जाहिल भेड़ियों के आगे। हमने ये बात उनकी आज भी पूरे पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी में कोट की जाती है कि वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने सबसे पहला और सही लफ्ज़ इस्तेमाल करके बयान दिया था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमें उनके आगे डाल दिया गया। अब वो फाइनल टैक्स रिजीम के अलावा 1% एडवांस टैक्स, वो भी काबिल वापसी है, लेकिन जो इन्होंने इस बजट में टैक्सेशन का तरीकाकार इख्तियार किया वो वापस नहीं मिलेगा। वो सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा और उसके अलावा ये फर्दर लोगों से, एक्सपोर्टर से टैक्स लेने के चक्कर में, जो कि दुबई, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी रीजनल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो वो ज़्यादा है। अगर आप हमें रीजनली कंपेटिटिव ही नहीं रहने देंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने वैसे बढ़ा दिया, टैक्सेशन भी आपने उनसे ऊपर ले गए, तो हम एक्सपोर्ट का, प्रोडक्शन का कैसे कारोबार करेंगे? कैसे करेंगे? यहाँ रुकेंगे क्यों? फिर हर बंदा पाकिस्तान में ये बात कर रहा है कि मैं दुबई में, जो पाकिस्तान से काफ़ी महंगा मुल्क है, वहाँ पर अगर मैं बैठकर कारोबार करता हूँ तो मेरा फाइनल टैक्सेशन या एंड अप जो होता है मेरा टैक्सेशन का, वो पाकिस्तान से इंतहाई कम परसेंटेज के साथ होगा, लेकिन इस बजट के मुकाबले। तो मैं क्यों पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करूँ? और ये अंडर इन्वाइसिंग को प्रमोट करने लगे हैं, ये इन्वेस्टमेंट को बाहर धकेलने लगे हैं। हमारी सियालकोट की कैफियत यह है कि हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। सर्जिकल सिर्फ पाकिस्तान में हम बनाते हैं और दुनिया का 90% हम बेचते हैं। फुटबॉल हम बनाते हैं, पाकिस्तान में सियालकोट में ही बनता है। एक सप्लायर चाइना में ज़िंदा है अभी भी, वो भी कंपटीशन में हमसे बेचारा मार खा रहा है। जिस दिन हमारी और कैपेसिटी बढ़ी हम वो भी बिजनेस ले जाएंगे इंशाल्लाह। ग्लव्स, गारमेंट्स, लेदर, मोटर बाइकिंग सूट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, क्रिकेट गियर, सब चीज़ें सियालकोट में स्पेशलाइज्ड और कस्टम मेड बनती हैं। और फॉरेन ब्रांड जो कहीं से नहीं ले सकता वो यहाँ से लेता है, और वो 50 kg की शिपमेंट भी लेता है,
वो 500 केजी की भी लेता है और बाई एयर शिपमेंट का फ्रेट पे करके भी लेता है। हमारी कैफियत पाकिस्तान से डिफरेंट है। हमें EFS के मसले में फंसा दिया गया। हमारा पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा कंपनियां इंपोर्ट बिजनेस में हैं जो कि एक्सपोर्ट भी करती हैं और वो अपने लिए इंपोर्ट करती हैं EFS के तहत, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। उसमें हमारी 550 के करीब सियालकोट की कंपनियां जो 25% से ज़्यादा बनती हैं। एक भी मैल प्रैक्टिस नहीं, एक भी कंटेनर हमारा चोरी का या उसमें कोई माल गड़बड़ या मिस डिक्लेरेशन का आज तक नहीं आया। आपने जिन सेक्टर्स की प्रॉब्लम थी या जिन स्पेसिफिक कंपनीज ने मैल प्रैक्टिसेस की, आपने उनके नाम पर हमें भी उसी EFS के नए रिजीम में डाल दिया और हमारा सारा बिजनेस कंफ्यूज कर दिया। हमारा मसला ये है कि हम कंटेनर हमारा अगर एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता है मटेरियल्स का या सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स का, वो थोड़ा छोटी छोटी शिपमेंट हमें कंज्यूम करता है। वो 2-4 साल से पहले उसको फिनिश कर ही नहीं सकता क्योंकि वो कस्टम मेड ऑर्डर बनाता है और छोटे ऑर्डर बनाता है, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। हम फैसलाबाद, कराची, लाहौर के लेवल के हमारे मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर नहीं हैं कि उनकी एक एक शिपमेंट जो है वो 40 फुट एक कंटेनर में जाए और वो 2-2, 3-3, 4-4 लाख डॉलर की हो। यहाँ से $500 की शिपमेंट भी जाती है और 2500, 3500, $5000 तक की जाती है। और मेजॉरिटी एक्सपोर्टर इसी तरह, वो इंपोर्ट का मटेरियल अगर मंगाते हैं अल्लाह करके, वो पल्ले से पैसा लगा के पहले उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसको 3, 4, 5 साल तक उसको कंज्यूम करके रिपोर्ट बैक करते जाते हैं कि जी मैंने ये कंज्यूम कर लिया। EFS पहले फैसिलिटेट करती थी। अब इन्होंने नई रजीम जो तैयार की है उसके मुताबिक 9 मंथ्स में ये कहते हैं जी इंपोर्ट का मटेरियल एक्सपोर्टर अपना सारा कंज्यूम करके क्लोज करे, स्टॉक टेकिंग क्लियर करे अपनी। और अगर नहीं कर सकता तो अब वो इंपोर्ट ही नहीं करेगा। अब वो इंपोर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो जब कंज्यूम ही नहीं कर सकता तो इंपोर्ट क्यों करेगा। अब क्या होगा, जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसके लिए रास्ता खुलेगा, वो इंपोर्ट करके मार्केट में महंगा बेचेगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी और हम लोग दुनिया में मजीद कंपैरेटिव नहीं रहे। और फिर वो कमर्शियल इंपोर्टर अपनी साइकी के मुताबिक, मार्केट की ओवरऑल डिमांड के मुताबिक चीज़ इंपोर्ट करेगा। सप्लायर जो था वो अपनी चीज़ डेवलप करा के अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करा के, तैयार करा के, वैल्यू ऐड करा के मंगवाता था, फिर वो उसको यूज़ करता था ताकि वो उसके पर्टिकुलर कस्टमर सेटिस्फाई हों। वो चीज़ अब ना मार्केट में मुहैया होगी, अगर मुहैया होगी तो डिफरेंट होगी और ज़्यादा प्राइस पे होगी। और जो प्रॉफिट वो डालेगा वो ये एक्सपोर्टर की कॉस्ट में डालेगा और बायर नहीं पे करेगा। तो छोटे ऑर्डर जो हम डिस्करेज हो जाएंगे। हम कभी कहते थे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमी को ये चलाते हैं, इन्होंने संभाल के रखा हुआ। आज आपने इनको नज़रअंदाज कर दिया। हमने FTR की बहाली की दरख्वास्त की और NTR को कहा कि 2 से 5 साल के लिए डेफर करें, एक तरीकाकार हमारे साथ बैठ के तैयार करें। हम इस साल की रिटर्नों को आप फाइनल टैक्स के साथ रजीम में ला के क्लोज करें और लोगों को आगे निकलने दें। पिछले 20-25 सालों में हमने 8 हुकूमतें बदलती देखी हैं, पूरी पॉलिटिकल रिजीम चेंज होती देखी है, पूरा सेटअप रोल बैक होकर नया डिज़ाइन होते देखा है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक रेड कारपेट उठाया और दूसरा ब्लू डाल दिया। इस तरह तो हमारी हुकूमतें चेंज होती हैं, इस तरह हमारे निज़ाम चेंज होते हैं कारपेट की तरह। लेकिन किसी भी और हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं दी एक्सपोर्टर को। देखिए पिछली हुकूमतों ने तो अपने पॉलिटिकल मसाइल ही हल करने में वक्त गुजारा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा, हमारे दुश्मन ने हमें हर तरह से जकड़ के रखा, हुकूमतों की कंसंट्रेशन डिवाइडेड थी। वो बड़ी तसल्ली में थे कि एक्सपोर्टर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर खुद काम कर रहा है, वो नौकरियां खुद मेंटेन कर रहा है, तनख्वाहें खुद मेंटेन कर रहा है, खर्चे खुद चला रहा है। एक्सपोर्ट भी हमने सियालकोट के मैं बात करूं तो हमने $2.25 अरब पे रोक के रखी, बचा के रखी। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई। मेरे छोटे एक्सपोर्टर ने और दरमियाने एक्सपोर्टर ने पल्ले से पैसा लगाया 25 सालों में। किसी ने ज़मीन बेची है, किसी ने घर बेचा है, किसी ने लोन लिया है, किसी ने कुछ किया और अपना सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे ताकि हम इस बुरे वक्त से आगे निकल जाएं। अब ये आया, इस वक्त से आगे निकल जाएं। ये फाइनल था, ये जो दौर था, इस दौर को हम यकीन कर बैठे थे कि ये आखिरी दफ़ा है कि हम सर्वाइवल की जंग लड़ें। अब इंशाल्लाह हम उठेंगे, खड़े होंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें अच्छी हुकूमत का मॉडल मिल गया। ये जो पॉलिटिकल मिक्स तैयार हुआ है टुगेदर विद दी आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट, ये पाकिस्तान का शायद राइट मॉडल है। इसमें SIFC का भी तड़का लगा है, SIFC भी सपोर्ट कर रही है, वज़ीर आज़म भी मुस्बत नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी साथ चल रही है। जो लोग प्रॉब्लम पैदा करते थे वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम यकीन कर बैठे थे कि ये इंशाल्लाह अब नया दौर आएगा, अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इन्होंने वो पंजाबी च कहते ना, सजीव खा के खबी मारी है। बताया कुछ और किया कुछ है, तसल्लियाँ कुछ और दी और
इम्प्लीमेंटेशन किसी और चीज़ की कर दी। ये बजट 100% मुतनाज़ा है, आम शहरी के लिए भी और एक्सपोर्टर के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, यंग रिसोर्सेज के लिए। यंग बच्चे 800 के करीब हर महीने हमारे मेंबर बन रहे हैं जब से हमने सियालकोट में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में खुद बनाए हैं। 2 साल हो गए हैं। ये जो 800 600 800 बच्चा और बच्चियां हर महीने हमारे पास कंपनियां रजिस्टर कर रहे हैं, हम इनमें से एक को भी मेच्योरिटी की तरफ नहीं लेके जा सके। हमसे बच्चे आके पूछते हैं, बताएं हम कौन सा काम शुरू करें। क्या कहूँ मैं कि रुक जाओ, इस बजट में पता नहीं क्या होने वाला है, आप जो लगाएंगे वो भी ज़ाया हो जाएगा, वेट करो। क्या ये मैं उनको एडवाइस दूँ? या मैं उनको ये एडवाइस दूँ कि माहौल बहुत अच्छा है, बजट बहुत अच्छा है, हालात बड़े अच्छे हैं, बेटा आप सर्जिकल का काम शुरू करें, बेटा आप फुटबॉल का शुरू करें, बेटा आप IT में आ जाए, बेटा आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें, या कोई नई चीज़ करें जो तालीम आप लेके आए उससे रिलेटेड कुछ करके दिखाएं। हम आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें समझ नहीं आ रही हम कौन सा रास्ता दिखाएं, कौन सी लाइट दिखाएं। बिल्कुल भी फॉगी सिचुएशन है, धुंधलापन है इस वक्त पाकिस्तान के माहौल में, कारोबारी माहौल में। आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, चलते कारोबार को कुछ नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है कि हमारी ठुकाई होगी और हमें स्नब किया जाएगा, हमें हमारे कारोबार को और कमज़ोर कर दिया जाएगा, हमें और घर से पैसा डालकर इनके जो जेबें हैं वो भरनी पड़ेंगी। रिश्वतखोरी का बाज़ार इंतहाई गर्म होगा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि इस वक्त लेबर डिपार्टमेंट और इस वक्त जो आपके हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट्स में से जहाँ जहाँ पर भी विजिट पे जा रहे हैं हमें शिकायत पे शिकायत आ रही हैं कि हमसे हमारा काम जेन्युइन भी है, हम सही भी हैं, तो हमें कहा जाता है आप ठीक हैं, हम आपको ओके कर देते हैं, लेकिन इतने पैसे दें, इतने पैसे दें। और ये ज़्यादा पैसे मांगने का रिवाज किस दिन से शुरू है? जिस दिन से इस वज़ीर ख़जाना साहब ने एक वो इनको ज़ुबान लगाई है और एक्सपोर्टर को और कारोबारी इंसान को मुतनाज़ा बना दिया, चोर बना दिया टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में। उस दिन से इन्होंने छुरियाँ चाकू तेज़ कर ली हैं और ये कहते हैं कि अब आओ जाते किधर हो, क्योंकि उनको पता है कि अब इनका जोर नहीं चलने वाला। तो हमने तो नाराज़गी का इजहार किया है, परेशानी का इजहार किया है। हम झगड़े तो नहीं कर सकते या हम दावा तो नहीं बोल सकते ना। हमें तो उकसाया जा रहा है कि आप निकले निकले निकले, हम लोगों को रोक के बैठे हुए हैं। ये भी हमारा जुर्म बन गया कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को नहीं निकलने दे रहे। लोगों की नज़र में अब हम मुजरिम हैं कि हमारा चैम्बर क्या कर रहा है, हमारी ट्रेड बॉडी क्या कर रही है। इस चीज़ का जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं दे सकता, सिवाय इसके कि ये इस आवाज़ को सुने और लेके साथ बैठें। हम क्या पाकिस्तान के दुश्मन हैं या हमदर्द है? पहले तो ये फैसला कर ले। हमने आज दिन तक टैक्स दिया तो ये नौकरियां और ये निज़ाम और ये चौंचले चल रहे हैं। ये नहीं चल सकते थे अगर हम बर्दाश्त ना करते, हम बोझ ना उठाते। आपने हमारी कंट्रीब्यूशन और माजी की तमाम तर हमारी जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी थी उसको आपने पसे पर्दा रख दिया, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। और आप कहते हैं कि नहीं, आपसे ही टैक्स लेंगे। FBR अगर 1 करोड़ लोग टैक्स गुजार नहीं बना सका, डिजिटल इकोनॉमी नहीं कर सका, तो उसका खुमियाजा तुम ही भुगतोगे। तुम एक्सपोर्टर हो, तुम्हारे पैसे का हमें पता है, तुम्हारी सेल्स रेमिटेंस जो कुछ भी हमारे पास आ रही है हमें पता है तुम इतना कमाते हो। और भाई आपकी ये कौन सा मुल्क है जहाँ इस बात पर नज़र है कि इतना टैक्स लेने के बाद भी अगर तुम्हें पैसे बच गए हैं, तुम कैसे बच गए हैं? तुम्हें पैसे, सोच ये है तुम्हें कैसे इतनी खुशहाली आ गई है, तुमने इतना कुछ कैसे ले लिया? अगर कोई बंदा गाड़ी बड़ी खरीदता है पाकिस्तान में, तो क्या वो चोरी खरीद रहा है? आपको टैक्स देने के बाद, अपनी इनकम डिक्लेयर करने के बाद, बिजनेस इनकम के बाद, पर्सनल वेल्थ डिक्लेयर करने के बाद वो गाड़ी खरीदता है। आप 200-250% ड्यूटी लेते हैं उससे, और फिर आप कहते हैं, आपका FBR कहता है यार इन्ने बंदे सियालकोट दे विच लैंड क्रूजर ते फिरदे ने, इन्हां नूं टारगेट करो, इन्हां दे कोल बहुत पैसा है। आपका 250% ड्यूटी लेकर भी तसल्ली नहीं होती, आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन भी लेकर तसल्ली नहीं होती, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है जितना कुछ आप ले रहे हैं, टोल टैक्स भी ले रहे हैं, बात पेट्रोल आप हमें 300% महंगा दे रहे हैं, उसी गाड़ी में डलता है। वो गाड़ी वाइट पैसों से खरीदी है किसी ने,
डिक्लेयर्ड मनी से खरीदी है, टैक्स पे करने के बाद खरीदी है, वो आपको चुभती है। तो फिर आप सबको 600 सीसी गाड़ी जैसा करना चाहते हैं, हमें समझ आ रही है कि आप चाहते हैं कि कोई 600 सीसी गाड़ी भी ना ले सके, इसीलिए आपने उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। ये जो चीज़ें हैं, ये सोच मुस्बत नहीं है, ये पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाली नहीं है। मुझे यहाँ बैठकर नज़र आ रहा है कि हमारा मुल्क का नुकसान होने जा रहा है, फिर हमें कहते हैं चुप रहो, आपने हड़ताल नहीं करनी, आपने हड़ताल की कॉल नहीं देनी, आपने बाहर नहीं निकलना, आप हल्का फुल्का बयान दें, बस ठीक है अपनी फेस सेविंग करें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम बेज़मीरे लोग नहीं हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। आपने प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर की बात सुनी, आप उनकी आवाज़ के अंदर वो दर्द देख सकते हो जो इस मुल्क के लिए है, और ये बिल्कुल अलार्मिंग है। मैं बिल्कुल ये क्लियरली बताता चलूँ कि हमारे लिए एक ई कॉमर्स करने वाले के लिए ना $150 लगता है और अमेरिका के अंदर कॉरपोरेशन खुल जाती है। हम चाहें तो अपने सारे पैसे ना वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, हम चाहें तो अंडर इनवाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमें ये जो आप समझ लीजिए, ये जो मुहिब्बे वतनी जो है, जिस मिट्टी का कर्ज है ना हमारे पे, ये जो कर्ज उतारना जो है, ये कर्ज उतारने की बात जो है ना, ये हमें चैन से बैठने नहीं देती। ये हमें मजबूर करती है कि हम लोग अपना पैसा अमेरिका में पार्क ना करें, ये हमें मजबूर करती है कि हम अपना टैक्स जो है वो पूरे टैक्सेस दें, लेकिन हमारी इज्जत नफ्स के ऊपर हाथ मत डालिए। जब इज्जत नफ्स पे हाथ डलेगा तो आप याद रखिएगा कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि 2 सेकंड के अंदर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, या दुबई मूव कर जाएं या यूएसए के अंदर मूव कर जाएं, सारा पैसा हम लोग वहाँ पर पार्क कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कराएं चाइना से, जिस तरह से पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक और बहुत से लोग और इवन सियालकोट के लोग आज करवा रहे हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करें। मुझे आप ये बताइए कि फिर इस मुल्क के अंदर जो नौकरियां हैं वो कौन देगा? गवर्नमेंट तो सरकारी नौकरियां बंद कर चुकी है और आपके पास पैसे भी नहीं है कि पेंशन देने के काबिल हों आप। और आखिरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि जो आपने एफबीआर के अंदर नालायक भर्ती कर रखे हैं, जो एक सेठ जो है जो कैश के ऊपर कारोबार करता है, कैश पे लेता है, आप उसको तो डिजिटल खाते के अंदर ला नहीं सके, आप उसको तो डिजिटलाइज कर नहीं सके, इस मुल्क के फकीर तक को तो आप डिजिटलाइज कर नहीं सके। लेकिन जो सबसे आसान टारगेट है, नंबर 1 टारगेट है आसान नौकरी करने वाला, आप सबसे पहले उसका टैक्स काट लेते हो। और उसके बाद जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनको मालूम है आपको कि कोई इनका ग्रे एरिया नहीं है, कोई इनकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई इनके स्विट्जरलैंड और पनामा के अंदर इनके अकाउंट्स नहीं है। बताइए किसी सियालकोटी का अकाउंट निकला पनामा में? नहीं निकला। सियालकोट के लोग ना पैसा सियालकोट के अंदर लेके आते हैं, वो इस शहर को बिल्ड करना चाहते हैं। कब तक आप चाहेंगे कि हमारी जो इस बदन है इसके अंदर जो है जान ना रहे, मोटिवेशन ना रहे, या हम लोग भी पूरे पाकिस्तान की तरह जो आप चाहते हो कि गरीबों की तरह जो है ना फटे कपड़े लेके हम लोग एहतजाज करते रहें, नारे मारते रहें, और हम लोगों को ना आप एक इंसान से बंदर की माफक बना दो जो एक जलसे से दूसरे जलसे के अंदर छलांगे मारते रहें, नारे मारते रहें, और या फिर आखिर के अंदर कोई मिडिल ईस्ट चला जाए, कोई यूरोप चला जाए, या कोई स्पेन के पानियों में जाके गर्क हो जाए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। तो बराए मेहरबानी गुजारिश ये है कि एक्सपोर्टर के इज्जत नफ्स के ऊपर हाथ मत डालिए, एक सिंपल सी टैक्स पॉलिसी बनाइए जो आसान हो, जिसको देने के अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। और ये जो आखिरी बात ये है कि कोई भी थानेदार एफबीआर का उठ के मेरी फैक्ट्री के अंदर आ जाए। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता चलूँ, मेरी 3 फैक्ट्रीज हैं और मेरे एक ब्रांड जो है ना अमेरिका के अंदर $1 मिलियन से ज़्यादा उसकी एक ही सेल है। मुझे 1 महीना भी नहीं लगेगा मैं अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में मूव कर दूँ, 1 महीना भी। आज भी मुझे चाइना में सस्ते रेट मिलते हैं, लेकिन मेरी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। हर वक्त ये सोचता हूँ कि यार प्रॉफिट तो ज़्यादा हो जाएगा यार ये 10 साल से मेरे पास काम कर रहा है यार, ये 15 साल से मेरे पास काम कर रहा है यार, इसको निकाल दूंगा तो इसके बच्चे कहाँ पर जाएंगे, ये कहाँ पर नौकरी करेगा। तो अब इससे आगे कुछ बचता नहीं है कि गुलामी है, नालायकी है कि आपको ना एक चज का कोई वज़ीर ख़जाना भी नहीं मिलता है। और बस ये दरख्वास्त है मेरे ख्याल से, प्रेसिडेंट साहब से भी ये दरख्वास्त है, फैज़ान साहब से, आपसे भी, चाइनीज़ मंगा लेते हैं। मेरे ख्याल से वो बेवतनी की पॉलिसी जो है ना अपने लिए भी बनाते हैं और हमारे मुल्क के लिए भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।